हाय एवरीवन, मेरा नाम है देव टेंगुलिया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि हमारी फंसना पक्का है सीरीज को देखने वाले हैं। इस एक वीडियो के बाद आपको किसी और जगह पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। 19th सेंचुरी यूरोपियंस वर इंटरेस्टेड इन स्तूपा एट सांची। फ्रेंचमैन ने बोला कि ईस्टर्न गेटवे को हमें साथ में लेके जाने दीजिए। शाहजहां बेगम से इन्होंने परमिशन ली। इंग्लिशमैन ने भी बोला कि हमें भी लेके जाना है। एट द एंड फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को ही प्लास्टर कास्ट कॉपीज दे दी गई थी ताकि जो ओरिजिनल हमारा स्तूपा है उसको वहाँ पे प्रिजर्व किया जा सके। ये जो ईस्टर्न गेटवे है उसको प्रिजर्व करके रखा गया था। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, दोनों नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था सांची स्तूपा को वहीं पे प्रिजर्व करके रखने के लिए। जॉन मार्शल ने अपने जो वॉल्यूम्स लिखे थे सांची के ऊपर, वो उन्होंने जो सुल्तान जहाँ हैं उनको डेडिकेट किए। रीज़न बहुत सिंपल है, इन्होंने यहाँ पे म्यूजियम को फंड किया। जो गेस्ट हाउस था जहाँ पे हमारे जॉन मार्शल अपने वॉल्यूम्स लिख रहे थे उसको बनाने में फ़ंड किया। इसके अलावा पब्लिकेशन करवाने में भी फंड किया। जो वॉल्यूम्स इन्होंने लिखे उसको पब्लिश भी करवाया, तो ऑब्वियसली उन्होंने इसलिए इनको डेडिकेट किया था। The mid first millennium BC is often regarded as a turning point in world history, justify the statement. Zarathustra, Kongzi, प्लाटो, सॉक्रेट्स, एरिस्टटल, महावीर, गौतम बुद्ध, ये सारे इतने बड़े बड़े थिंकर्स ने इस टाइम पीरियड में बर्थ लिया था। इसके बाद इन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पैन में अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू किया, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, अपने थिंकिंग को पूरी दुनिया के सामने रखा, अलग अलग क्वेश्चंस उठाए और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी, अपनी फिलोसफीज थी, उससे काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने अपने लाइफ स्पैन में इन्फ्लुएंस किया। इसी टाइम पीरियड पे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नए किंगडम्स और सिटीज़ डेवलप हो रहे थे। जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल लोगों का वो पूरा चेंज हो रहा था। हमें देखने को मिला कि बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। इसलिए इसको 6th सेंचुरी BC को एक वर्ल्ड का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। Around 6th century BC, any particular sect could grow or shrink over time. Elucidate the statement by giving proper reasons. तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 64 सेक्ट्स यानी कि स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में मैंशनिंग है। बेसिकली क्या होता था, अलग अलग फिलोसफर्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते थे और अपनी जो फिलोसफी है, अपनी जो इस वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है, उसको दुनिया को एक्सप्लेन किया करते थे। कोटागाशाला वो जगह थी जहाँ पे डिबेट्स किया करते थे ये लोग। और एक फिलोसोफर ने मान लीजिए दूसरे फिलोसोफर को कन्विंस कर लिया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर है, तो अब ये जो दूसरा फिलोसोफर है उसके जितने भी डिसाइपल्स हैं वो इनके डिसाइपल्स बन जाएंगे। इस तरीके से जितने भी सेक्ट्स हैं वो अलग अलग किसी भी टाइम पे ग्रो और श्रिंक हो सकते थे, डिपेंडिंग ऑन कि उनका जो टीचर है, जितना जो फिलोसोफर है, वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। ऐसे ही कुछ टीचर्स ने इंक्लूडिंग महावीर और बुद्ध ने हमारे जो वेदास है उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया था। ब्राह्मणिकल ऑर्डर में क्या बोला जाता था कि बाय बर्थ आपकी स्टेटस, आपका जो पोजीशन है सोसाइटी में वो डिटरमिन्ड होगा। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, इंडिविजुअल एजेंसी को ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, आपके एक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इन दोनों की जो फिलॉसफी है वो हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। राइट अ नोट ऑन जैनिज्म, व्हाट आर इट्स मेन प्रिंसिपल्स। तो महावीर जो थे हमारे, इनिशियली वॉज नोन एज वर्धमान, जो कि 6th सेंचुरी में इनका बर्थ हुआ। ये 24 नंबर के हमारे तीर्थंकर थे। इनके पहले 23 अदर तीर्थंकर्स थे। ही वॉज प्रेसिडेड बाय 23 तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स आर बेसिकली टीचर्स जो अपने नॉलेज से दूसरों को गाइड करते हैं। जैनिज्म के सबसे अगर इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ की बात करें हम, तो उनमें से है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है, हर एक चीज़ में लाइफ है और किसी भी लिविंग बीइंग को आपको इंजरी नहीं करनी है। ह्यूमन्स हो चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, आपको किसी को भी हार्म नहीं करना है। अहिंसा का जो प्रिंसिपल था वो जैन फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फिलॉसफी में इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इसके अलावा आपको वैसे जो बीच में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि इन छोटे छोटे टॉपिक से भी कई बार क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, या फिर एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैंने पूरे वहाँ पे डाल दिए हैं। राइट साइड में जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है वो इसलिए है कि अगर आप थोड़ा चैप्टर भूल चुके हैं तो आपको थोड़ा की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, आंसर के अलावा कुछ पॉइंट है जो आप भूलना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने साइड में डाल दिए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटी छोटी डिटेल्स आपको साइड में देखने को मिलती रहेगी। वैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आपको लगता है कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आप एकदम ही भूल चुके हो, तो आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे हर एक चीज़ में ज़्यादा डिटेल में टच कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मेन पर्पज़ है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करना और आंसर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना।
तो यहाँ पे जैन टीचिंग्स में देखने को मिलता है कि जो आपकी साइकिल है बर्थ और रीबर्थ की, वो आपके कर्मा से डिटरमिन होगी। एसेटिज्म और पेनेंस के रास्ते आपको चलना पड़ेगा ताकि आप इस कर्मा के साइकिल से खुद को फ्री कर सको, और आपको इस दुनिया का त्याग करना पड़ेगा, जितने भी मटीरियल प्लेजर्स हैं उनका। दिस कैन बी अचीव ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। ये जो यहाँ के वर्डिंग है, आपको इन्हीं में इस आंसर को याद करना पड़ेगा, ये खुद से आप नहीं लिख सकते। इन वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़िएगा और याद करिएगा। जैन मॉन्स और नंग्स जो होते हैं वो 5 vows लेते हैं, टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग एंड लाइंग, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी। डिस्क्राइब हाउ बुद्धा's फर्स्ट जर्नी इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। गौतम बुद्ध वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स थे इस टाइम के। इनके बारे में हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के थ्रू पता चलता है, हेजियोग्राफीज यानी कि इनके बारे में जो बायोग्राफीज इनके डिसाइपल्स ने लिखी थी उसके थ्रू पता चलता है। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि जो सिद्धार्थ थे, जिनको हमने बाद में गौतम बुद्ध जिनका नाम पड़ा, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने, इनकी पूरी जर्नी क्या थी। तो सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन अ साक्या क्लैन, ही वॉज अ सन ऑफ अ चीफ। तो काफ़ी ज़्यादा अपब्रिंगिंग जो इनकी थी वो शेल्टर्ड थी। दुनिया के जो दुख दर्द थे वो ज़्यादा इन्होंने देखे नहीं थे। इन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि चलिए सिटी के अंदर चलते हैं। सिटी के अंदर गए और पहली जर्नी में इन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा और एक कॉप्स को देखा। थोड़ा सा इनको झटका सा लगा। इसके बाद इन्होंने एक होमलेस मेंडिकेंट, एक बेगर को देखा और इन्होंने देखा कि भाई यही एक तरीका है जिससे पीस मिल सकता है। इन्होंने बोला कि मुझे भी यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और खुद के ट्रुथ को फाइंड करने में आगे बढ़ गए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरीका अपनाए। इन्होंने सब पहले तो सोचा कि सब कुछ त्याग के देख लेते हैं, सब कुछ त्यागने का एक तरीका अपनाया। एक बार तो नियर डेथ एक्सपीरियंस इनको हो चुका था। फिर ऐसे एक्सट्रीम मेथड्स को छोड़ के इन्होंने मेडिटेशन करना चालू किया और उसके बाद कहा जाता है ही अटेंड इनलाइटमेंट। ही केम टू बी नोन एज द बुद्धा और द इनलाइटेंड वन। इसके बाद ही टॉट धम्मा, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो राइटियस वे था लिविंग का, वो लोगों को सिखाने का इन्होंने पूरी लाइफ में अपने काम किया। तो ये पूरी जर्नी थी कैसे एक ऑर्डिनरी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को 1 सेकंड में एक लाइक कर दीजिए। हम सीधा आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस बाय द 1st century CE। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं क्योंकि दोनों ही की दोनों जैन फिलोसफी और बुद्ध फिलोसफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो सीधे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो हमें सुत्ता पिटाका की स्टोरीज के थ्रू पता चलती हैं। कुछ स्टोरी बताती हैं कि ये चमत्कार किया करते थे, मिरेकुलस पावर्स थी इनके पास। कुछ स्टोरी बताती हैं कि लोगों को कन्विंस करने का काम करते थे, यानी कि लोगों को सच्चाई दिखाने का, एक आईना दिखाने का काम करते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, कोई चमत्कार नहीं दिखाया करते थे। बुद्धिस्ट फिलोसफी, इन फिलोसफी में आपको यहाँ के जो वर्ड्स हैं वो इग्नोर नहीं करने, इन्हीं वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो अच्छे से देखिएगा। द वर्ल्ड इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड ट्रांजिएंट, यानी कि वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ चेंज हो रही है, कोई भी चीज़ एवर लास्टिंग नहीं है। इट इज़ ऑल्सो सोललेस, कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है। विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड जो सॉरो है वो ह्यूमन लाइफ का, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है। सेल्फ पेनेंस और सेल्फ इंडल्जेंस में एक मॉडरेशन बना के हम जो वर्ल्डली ट्रबल्स हैं उनके ऊपर जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, इससे कई बार क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है। गौतम बुद्ध का कहना था जो सोशल वर्ल्ड है वो ह्यूमंस की क्रिएशन है, भगवान ने इसको नहीं बनाया है। इसलिए सोशल वर्ल्ड में जितने भी पावरफुल फिगर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो किंग्स हैं, जो गहापतीज हैं, इनको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए आपके नीचे जितने भी लोग हैं उनकी तरफ, क्योंकि इनके पास ही पूरी पावर हुआ करती थी सोसाइटी की। द बुद्धा एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शंस। इनका कहना था कि आपको खुद से अच्छे एक्शंस लेने, एक सही पाथ में चलना है ताकि आप निब्बना को अचीव कर सको, ताकि आप इन वर्ल्डली ट्रबल्स को त्याग के इनके ऊपर बढ़ सको। तो यहाँ पे बर्थ का कोई सिस्टम नहीं था, आप किसी भी कास्ट में किसी भी जगह पे बर्थ ले सकते हो और फिर भी राइटियस एक्शन के थ्रू, इंडिविजुअल एजेंसी के थ्रू निब्बना अचीव कर सकते हो। जो गौतम बुद्ध थे उनके लास्ट वर्ड कहे जाते हैं, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। तो ये ऑब्वियसली इंडिविजुअल एक्शंस के बारे में बात किया करते थे। वॉट वॉज द बुद्धिस्ट संग, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। गौतम बुद्ध के जब डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो इन्होंने एक संघ फॉर्म कर दिया था। ये संघ उन मॉन्क्स के लिए था जो कि फ्यूचर में धम्मा के टीचर्स बनना चाहते थे। ये लोग सिर्फ इसेंशियल्स में अपनी लाइफ जीते थे, बहुत सिंपलिस्टिक लाइफ ये लोग जिया करते थे और भिक्खूस कहे जाते थे क्योंकि आर्म्स पे जीते थे, बेसिकली लोगों से खाना मांग के उस पर जिया करते थे। तो इनकी सर्वाइवल की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी और सिर्फ उसी को ये लोग यूज़ किया करते थे। इनिशियली सिर्फ मैन को परमिशन थी संघ को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आनंदा एक गौतम बुद्ध के एक
क्लोज डिसाइपल, इन्होंने बोला कि विमेन को भी एंट्री मिलनी चाहिए। इसके बाद महाप्रजापति गौतमी, जो कि फॉस्टर मदर थी गौतम बुद्ध की, ये पहली विमेन बनी जो कि भिक्षुनी बनी। इसके बाद जो फीमेल्स भी ज्वाइन करती थी वो भी धम्मा टीच करती थी। लेटर ऑन बिकेम थेरीज, बेसिकली इनको भी मुक्ति मिल जाती थी अपने एक्शंस के थ्रू। इसके बाद अगर हम गौतम बुद्ध की फॉलोइंग की बात करें तो ये सभी सोशल ग्रुप से आते थे यहाँ के लोग। कोई किंग भी इनके फॉलोअर बन जाते थे, जो रिच पीपल है वो भी बनते थे, जो स्लेव्स हैं, जो वीवर्स हैं, जो वर्कर्स हैं वो भी बनते थे। एक बार संघ ज्वाइन कर जाते थे तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, हर एक इंसान को इक्वल ट्रीट किया जाता था। यहाँ पे जितने भी कंसेंसस होते थे, किसी भी चीज़ पे अगर डिसीजंस लेना है तो यहाँ पे डिस्कशंस किए जाते थे, और कभी डिस्कशंस के थ्रू डिसीजन नहीं ले पाते थे तो यहाँ पे वोट करवा लिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ की पूरी फंक्शनिंग होती थी। Why did Buddhism grew rapidly both during the lifetime of Buddha and after his death? तो बुद्धिज्म की रैपिड ग्रोथ का वन ऑफ द मेन रीज़न ये था कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बर्थ अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ऑर्डर सही पोजीशन पे नहीं हो रहा है, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अगर हम बात करें बुद्धिज़्म में तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, किसी के लिए भी ऐसे कोई अलग से सुपेरियॉरिटी या फिर इंफीरियॉरिटी का कोई कॉम्प्लेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये बहुत अच्छा था उन लोगों के लिए जो कि सोसाइटी में वीक थे, तो वो लोग इसको ज्वाइन कर लिया करते थे। किसी को लगता था कि गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत सारे लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रही थी, तो वो लोग इसको ज्वाइन कर लिया करते थे। तो ये रीज़न था कि क्यों गौतम बुद्ध की जो जितनी भी पॉपुलैरिटी थी, जो इनके डिसाइपल्स थे वो बढ़ते ही चले जा रहे थे। डिफाइन चैत्यास, मेंशन द प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ। अब चैत्या का मतलब क्या होता है? चिता वर्ड से चैत्या वर्ड आता है जिसका मीनिंग होता है फ्यूनरल पायर, बेसिकली जहाँ पे हम जिसमें हम डेड बॉडी को रखते हैं, एंड बाय एक्सटेंशन अ फ्यूनरी माउंट। हमें ये भी प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि माउंट्स बनाए जाते थे डेड बॉडीज़ के ऊपर, तो इसको भी ये डिस्क्राइब कर सकता है। अर्ली टाइम्स में हमें देखने को मिलता है कि कुछ प्लेसेस थी जिनको सेक्रेड बोला जाने लगा था। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे स्पेशल ट्री है, यूनिक रॉक है, या फिर कोई एक ऐसी साइट है जहाँ पे बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी है, तो इसको सेक्रेड बोला जाता था। इन जगहों पे हमें देखने को मिलता है छोटे छोटे शाइन्स बनाए जा रहे थे विच वर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज चैत्यास। अब गौतम बुद्ध की लाइफ में हमें देखने को मिला है कि कुछ जगहें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे नाम आपको याद रखने हैं। लुम्बिनी जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, बोध गया जहाँ पे इन्होंने इनलाइटमेंट अटेन करी थी, सारनाथ जहाँ पे पहला सरमन इन्होंने दिया था, और कुशीनगर जहाँ पे इन्होंने निब्बना अचीव किया था। अब अगर आपको हमारे ह्यूमैनिटीज़ के नोट्स चाहिए किसी भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स ले सकते हैं। तो ये नोट्स स्किप मत करिएगा, बेस्ट क्वालिटी नोट्स हैं। डिस्कस वाई स्तूपास वर बिल्ट। कुछ जगह ऐसी है जिनको सेक्रेड बोला जा रहा है बुद्धिज़्म में, उसका रीज़न क्या था? जो गौतम बुद्ध के जितने भी रेलिक्स थे, उनके बॉडीली रिमेन्स हो गए या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो गए जो उन्होंने यूज़ किए थे, इनको इन जगहों पे बैरी किया गया था और इनके ऊपर माउंट्स बनवा दिए गए थे। इन माउंट्स को हम स्तूपास बुलाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर बनवाए जा रहे थे, ये बुद्धिज़्म के पहले भी हुए बनाए जा रहे थे, लेकिन बुद्धिज़्म से मेनली हम इसको एसोसिएट करते हैं। अशोकवादना में हमें देखने को मिलता है कि जो अशोका थे उन्होंने बुद्धा के जो रेलिक्स थे उनको अलग अलग इंपॉर्टेंट लोकेशन पे भेजा था और वहाँ पे ऐसे माउंट्स बनवाए थे। बाय द 2nd सेंचुरी BC भारत, सांची और सारनाथ के जो स्तूपा थे ये बिल्ट हो चुके थे। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है लेकिन एक दो बार आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब जो स्तूपास हैं वो इनिशियली एकदम सिंपल बनाए जा रहे थे। यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में एक सेमी सर्कुलर माउंड होता था विच वॉज कॉल्ड द अंडा। इसके ऊपर एक बालकनी बनाई जाती थी हर्मिका, जिसके ऊपर एक पोल यष्टि लगाई जाती थी, जिसके ऊपर एक छतरी या अम्ब्रेला बनाया जाता था, और इनके सराउंडिंग में एक रेलिंग बनाई जाती थी ताकि जो सेक्रेड प्लेसेस को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। हमें जो सांची और भारत में जो स्तूपास देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन थे। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो रेलिंग है उसको स्टोन का बना दिया गया था, जो गेटवेज है उसमें थोड़ी बहुत कार्विंग कर दी गई थी और बाकी प्लेन स्ट्रक्चर था। यहाँ पे जितने भी वर्शिपर्स थे वो हमारे ईस्टर्न गेटवे से आते थे हमारे स्तूपास के अंदर, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे कि हमारा सन रोटेट करता है उस डायरेक्शन में मूव किया करते थे और यहाँ पे घुमा करते थे। अब हम बात करें जो लेटर स्ट्रक्चर्स थे, यानी कि जो लेटर पीरियड्स में बनाए जाते थे स्तूपास, उनको किस तरीके से कार्व किया जाता था, तो उसमें हमें देखने को मिलता है इलेबोरेटली कार्व उनको किया जाता था। साथ साथ वहाँ पे जगह बनाई जाती थी स्ट्रक्चर्स के बीच में ताकि उसके अंदर स्कल्पचर्स लगाए जा सके। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। अमरावती हो गया, शाहजहाँ की डेयरी हो गया, ये कुछ इलेबोरेटली कार्व्ड और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली मेड स्तूपास के एग्जाम्पल्स हैं।
वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले देख लेते हैं कि सांची का जो स्तूपा था वो सर्वाइव क्यों किया। ये हम पहले ही देख चुके हैं। शाहजहां बेगम ने और सुल्तान जहां बेगम ने पूरा इसका प्रिजर्वेशन का ठेका लिया था और इसको प्रिजर्व करके रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, उसको आप यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जब सांची डिस्कवर हुआ 1818 में, तो इसमें जो 4 गेटवेज में 3 गेटवे थे वो अभी भी खड़े हुए थे और जो 4th गेटवे था वो वहाँ पे ऑन द स्पॉट पड़ा हुआ था। तो बेसिकली इसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब अगर हम बात करें अमरावती की, तो इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, जब हमने इसको डिस्कवर किया तो इसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या थी, जो वैल्यू थी वो लोगों को समझ में ही नहीं आई। तो जो भी यहाँ पे आता था इधर के स्ट्रक्चर को अपने साथ लेके चला जाता था। फॉर एग्जाम्पल 1854 में वॉल्टर एलियट आए, इन्होंने इसके कुछ पार्ट को मद्रास लेके चले गए। 1850 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता लेके जाया गया कुछ पार्ट को इंडियन ऑफिस भेजा गया मद्रास में, कुछ को इवन लंदन लेके जाया गया। जो भी यहाँ पे आता था यहाँ के पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता था, ओरिजिनल प्लेस से हटा देता था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स आते थे, इनका कहना रहता था कि हमेशा से ही तो हम स्ट्रक्चर्स को अपने साथ लेके जा रहे हैं, अपने म्यूजियम में अपने घर में लगाएंगे, तो लेके चले जाते थे। ओरिजिनल प्लेस की कोई वैल्यू ही नहीं करता था। जो हमारे इंडिया के लोकल राजाज थे, एक एग्जाम्पल है, उनको अपना टेम्पल बनाना था तो अमरावती स्तूपा से सामान लेके चले गए। तो ये दुर्दशा हुई हमारे अमरावती के स्तूपा की, और इसलिए जो हमारा अमरावती का स्तूपा है वो सर्वाइव नहीं कर पाया। आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू एक्वायर फेमिलियरिटी विद हेजियोग्राफीज ऑफ बुद्धा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बुद्धिस्ट स्कल्पचर, एक्सप्लेन। जब हमने हेजियोग्राफीज पढ़ी तो हमें पता चला कि गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया कि ही अटेंड इनलाइटमेंट वाइल मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री। अगर आपने टेक्सचुअल एविडेंसेस नहीं पढ़े और सीधे आप यहाँ के जितने भी हमारे स्कल्पचर्स हैं उनको देख रहे हो तो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि जो एम्प्टी सीट है वो रिप्रेजेंट करती है गौतम बुद्ध की मेडिटेशन को। ऐसे ही कुशीनगर का जो स्तूपा है वो रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध की डेथ को। स्तूपा वॉज मेंट टू रिप्रेजेंट महापरिनिब्बन, जहाँ पे गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। तो अगर आपने टेक्सचुअल एविडेंसेस नहीं पढ़े तो आपको ये समझ में ही नहीं आएंगे। ऐसे ही एक और हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, जब व्हील बनाया गया है तो इट रिप्रेजेंटेड फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध, जो कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। ऐसे ही अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया है इन स्कल्पचर्स ने अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए। अगर एक ट्री बनाया गया है तो आपको देखने से सिर्फ ट्री लगेगा, लेकिन उसका एक्चुअल में कुछ अलग मीनिंग है जो कि गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड है। तो इसलिए अगर आपको स्कल्पचर्स को समझना है तो पहले आपको यहाँ के जो टेक्सचुअल एविडेंसेस है उनको समझना पड़ेगा। The symbols used in sculptures at Sanchi emerged out of popular traditions, give examples। हमें ये भी देखने को मिलता है कि क्योंकि बुद्धिज़्म से बहुत सारे अलग अलग सोशल कैटेगरीज के लोग इंस्पायर हो रहे थे और कनेक्ट हो रहे थे, वो लोग अपने अपने सिम्बल्स भी लेके आ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी भी देखने को मिलती है जिसका बुद्धिज़्म से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल विमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री। अब इससे भी डायरेक्टली कोई मीनिंग समझना मुश्किल है, लेकिन जब टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो पता चलता है शी कुड हैव बीन शालाभंजिका, एक ऐसी विमेन जिनके बारे में बोला जाता है जब वो पेड़ों को टच करती थी तो उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स उग जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे हमें जितने भी स्कल्पचर्स हैं उनको टेक्स्ट से रिलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे बुद्धिज़्म में। यहाँ पे हमें एनिमल्स का डिपिक्शन भी देखने को मिलता है। एक रीज़न दिया जाता है कि एनिमल्स आर ऑफन यूज टू सिम्बलाइज ह्यूमन एट्रीब्यूट, जितने भी ह्यूमन फीचर्स है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ और विजडम दिखाने के लिए एलिफेंट को बनाया जाता था। ऐसे ही एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकीज और कैटल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। वॉट डज अ स्कल्पचर ऑफ वुमेन सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट डिपिक्ट, मेंशन डिफरेंट ओपिनियंस। तो एक मोटिव हमें देखने को मिलता है कि एक विमेन है जो लोटस और एलिफेंट से सराउंडेड है, विच सीम टू बी स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हर, जैसे कि उनका अभिषेक हो रहा हो। तो अब कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये माया है, द मदर ऑफ बुद्ध। अदर्स हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई ये माया नहीं है, ये पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी है। तो ये अलग अलग ओपिनियंस हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ का कहना है कि हो सकता है ये माया और गजलक्ष्मी दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया हो। तो ऐसे हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देखने को मिलते हैं। By the 1st century CE, there is evidence of changes in Buddhist ideas and practices substantiate। अब गौतम बुद्ध ने खुद के एफर्ट्स के थ्रू निब्बाना अटेन किया था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे सेवियर का कॉन्सेप्ट आने लगा था। बेसिकली इस तरीके से देखा जा रहा था कि गौतम बुद्ध एक सेवियर है जो कि आपको मोक्ष दिलाएंगे, सेल्वेशन दिलाएंगे। बोधिसत्तास भी डेवलप हो गए थे। ऐसे लोग जो अपने सेल्फ एफर्ट्स से निब्बाना अटेन नहीं करेंगे बल्कि बाकियों को हेल्प करेंगे सेल्वेशन अटेन करने के लिए। तो ये नया कॉन्सेप्ट आ गया था। गौतम बुद्ध की इमेजेस, बोधिसत्तास की इमेजेस को वर्शिप किया जाने लगा था, इनको एज सेवियर देखा जाने लगा था। तो 2 ट्रेडिशंस बन चुके हैं। ये जो नया ट्रेडिशन है इसको बोला जा रहा है महायाना या फिर ग्रेट व्हीकल, जो कि अब इस कॉन्सेप्ट में बिलीव रख रहा है। और ये लोग जो पुराने ट्रेडिशन वाले लोग हैं उनको बोलते हैं हिनायाना।
जो कि पुराने ट्रेडिशन वाले लोग थे वो खुद को एज थेरावादिन्स बोलते थे। साइड की डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। द नोशन ऑफ सेवियर वॉज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म। कॉमेंट, हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ बुद्धिज्म में ये नोशन नहीं था, बल्कि हमारे जो हिंदुइज्म है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। मेनली हम यहाँ पे देखेंगे वैष्णविज्म और शैविज्म में। वैष्णविज्म में देखने को मिल जाता है कि जो विष्णु जी हैं, लॉर्ड विष्णु, उनको एज चीफ डाइटी देखा जाता है और उनके अलग अलग अवतार्स के बारे में बताया जाता है। आगे भी हम देखेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। बोला जाता है कि 10 डिफरेंट अवतार्स थे जो कि अलग अलग टाइम में जब भी ईविल बढ़ा है तब उन्होंने अवतार लिए, और इस तरीके से देखा जा रहा है। इसके अलावा शैविज्म में भी हमें देखने को मिलता है कि शिव जी को चीफ गॉड बताया जा रहा है। तो जो सेवियर का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं था, बल्कि यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज विद इन द ट्रेडिशन। तो इसमें भी हम वैष्णविज्म और शैविज्म के बारे में लिखेंगे। वैष्णविज्म अ फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म जिसमें विष्णु जी को मेन प्रिंसिपल डाइटी बोला जाता है। 10 अवतार्स, वही बात कि 10 अवतार्स इनके थे, और ये एक तरीका था कि अलग अलग जो लोकल डाइटीज़ है उनको विष्णु जी का ही एक पार्ट, एक अवतार बताने की कोशिश की जाती थी ताकि एक यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन बनाया जा सके। तो ये भी एक तरीका था एक यूनिफिकेशन करने का। फिर शैविज्म में शिव जी को एज चीफ गॉड देखा जाता था। शिव जी वॉज ऑफन सिम्बलाइज्ड बाय द लिंगा, ऑल्दो हमें ये भी देखने को मिलता है कुछ जगहों पे उनको ह्यूमन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये एक अलग अलग विजुअलाइजेशन के तरीके थे, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के तरीके थे। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज स्कल्पचर्स, यहाँ पे भी हमें जो टेक्स्ट है उनको स्टडी करना पड़ता है ताकि हमें समझ में आए कि जो लिंगा है वो शिव जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन अर्ली इंडिया। एक तरफ जहाँ पे स्तूपास बन रहे थे, सोसाइटी में हमारे टेम्पल्स भी बन रहे थे, उनका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ फॉलो हुई। इनिशियली छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, सिंपल स्ट्रक्चर, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इनको बड़ा भी बनाया जाने लगा। इनिशियली एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर रूम बनाया जाता था, गर्भगृह जिसको बोलते थे, एक सिंगल डोर जिसमें होता था, लोग अंदर जाते थे और अपनी वर्शिप करते थे इमेजेस की। फिर इसके ऊपर शिखर बनाया जाने लगा, एक बड़ा सा शिखर, बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा सेंट्रल श्राइन के ऊपर। टेम्पल की जो वॉल्स होती थी वह ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स, इस पर स्कल्पचर्स भी लगाए जाने लगे। इसके बाद और भी कुछ टाइम बीता तो जो टेम्पल्स थे वहाँ पे हमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखने को मिलने लगे। असेंबली हॉल्स भी बनाने लगे लोग, गेटवेज भी बहुत सारे बड़े बड़े बनाने लगे, वाटर सप्लाइंग के लिए भी फैसिलिटी वहाँ पे देने लगे। तो काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर टेम्पल्स के बनने लगे थे। एक फीचर जो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि आर्टिफिशियल केव्स की तरह बनाए गए, जहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स को फॉलो किया जाता है, उसमें बनाया गया है। इसका एक एग्जाम्पल है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। जब इसको बनाया, यहाँ के जो चीफ स्कल्पटर थे एट द एंड उन्होंने देखा, उसके बारे में बोला कि ओ हाउ डिड आई मेक इट। बेसिकली इतने प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर बनाए जाते थे कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी उनके लिए, खुद के लिए हो जाता था कि कितना अच्छा मैंने बना कैसे दिया। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वाई वर द यूरोपियंस इंटरेस्टेड इन द स्तूपास, गिव रीजन्स। तो हमने देख ही लिया है, यूरोपियंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। फ्रेंच और इंग्लिश ने परमिशन मांग ली थी कि ईस्टर्न गेटवे हमें लेके जाना है। कॉलिन मैकेंजी आए थे, इन्होंने भी यहाँ के पिलर्स को देखा, उसके बारे में, उसके स्कल्पचर के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल ड्राइंग्स भी करी थी, लेकिन इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स थी कभी पब्लिश नहीं की गई। ऐसे ही यूरोपियंस का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था हमारे जो स्ट्रक्चर्स थे उनकी तरफ। क्यों था? क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, इतने वैल्यूएबल लगते थे, इतने अच्छे स्ट्रक्चर होते थे, ये लोग अपने पास लेके जाना चाहते थे, अपने म्यूजियम्स, अपने घर लेके जाना चाहते थे और अपने पास उसको रखना चाहते थे। Many rituals, religious beliefs and practices were not recorded in a permanent visible form as monuments, sculptures or paintings. Examine the statement. तो सिंपल सा रीज़न है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी होती थी जो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, अपने जो फिलोसफीज़ हैं, अपने आइडियाज़ हैं, उनको रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट नहीं समझती थी। ये रीज़न है कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिनको कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। Hence, many ritual religious beliefs were not recorded. अब हम देखेंगे कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन क्यों दे देते हो? उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है, हम एनसीईआरटी की बहुत थॉरो स्टडी करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पास्ट में आ चुके हैं, जिनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पास्ट में भी ज़्यादा नहीं आए हैं, जिनके आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए सेल्फ असेसमेंट में डाल देते हैं। इनके आने की चांसेस कम है, लेकिन एक बार आप इनको पढ़ लेंगे, एक बार आप देख लेंगे आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। इसलिए बस यही रीज़न है कि क्यों इन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ देवटन गुरिया।